क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। आज इस चैप्टर के अंतर्गत NCERT पर आधारित जो भी प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं उनके उत्तर क्या होंगे इसके बारे में जानकारी देना है। इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के NCERT पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रश्न और उनके आंसर्स के बारे में अवगत कराएंगे। जैसा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर देख सकते हैं किस चैप्टर के अंतर्गत कुल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके जवाब क्या होंगे इनको आपको ध्यान से समझना और सुनना है। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, मानव डैश उत्पत्ति वाला है। ऑप्शन में अलैंगिक और लैंगिक दिया हुआ है, तो मानव जो है वो लैंगिक उत्पत्ति वाला है। आप जानते हैं कि मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप ही अगली जनरेशन बनती है। सेकंड नंबर है, मानव डैश है अंडप्रजक, सजीव प्रजक, अंडजरायुज। तो आपको पता है कि मानव सजीव प्रजक के अंतर्गत आता है। तीसरा है, मानव में डैश निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका जवाब होगा आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगला है, नर एवं मादा युग्मक डॉट डॉट होते हैं अगुणित या द्विगुणित। तो आपको पता है कि युग्मकों का निर्माण मियासिस के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए मेल और फीमेल गैमीट्स अर्थात नर और मादा युग्मक दोनों ही अगुणित होते हैं। इसका जवाब मिस प्रिंटिंग की वजह से द्विगुणित लिखा है, जो कि गलत जवाब है। नर और मादा युग्मक दोनों ही अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगला है, युग्मनज यानी जायगोट होता है अगुणित या द्विगुणित। तो जायगोट चूँकि निषेचन के परिणाम स्वरूप नर और मादा युग्मकों के निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, इसलिए जायगोट सदैव डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ओवम यानी अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है, ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग डॉट डॉट नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका हार्मोन जो होता है उसे LH कहा जाता है या उसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला है, नर और स्त्री के युग्मक के संलयन अर्थात फ्यूजन को क्या कहते हैं। तो नर और स्त्री के युग्मक के संलयन या फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। अगला है, निषेचन डॉट डॉट में संपन्न होता है अर्थात निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ अर्थात स्थमस और तुम्बिका अर्थात एम्पुला के संधि स्थल अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब या जिसे हम डिम्ब वाहिनी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज विभक्त होकर डॉट डॉट की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित होती है। तो इसका आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट, जिसे हम कोरक पुटी कहते हैं। पहले
मोरुला और बाद में फिर ब्लास्टोसिस्ट में अंतर रोपित होता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या बोलते हैं? तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था। आपने सभी फिल इन द ब्लैंक्स समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में बताया जा चुका है। इसका डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को एक बार पुनः बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये डायग्राम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस डायग्राम में जो भी महत्वपूर्ण लेवलिंग की गई है, नामांकन किया गया है, इसे भी आप नामांकित जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 5th क्वेश्चन नंबर अभी 4 रह गया है। वृषण और अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 टेस्टिस और ओवरी अर्थात टेस्टिस के क्या कार्य होते हैं? तो आपको पता है टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। टेस्टिस में जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन भी स्रावित होते हैं। इस प्रकार से टेस्टिस के 2 प्रमुख कार्य हुआ, शुक्राणुओं का यानी स्पर्म्स का निर्माण करना और दूसरा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करना। इसी प्रकार ओवरी के फंक्शन होते हैं जनन कोशिकाओं से अंडजनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण अर्थात ओवम का निर्माण और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन ये ओवरी के माध्यम से होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 महत्वपूर्ण हार्मोन हैं जो अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। इस प्रकार से टेस्टिस और ओवरी के 2 प्रमुख कार्य भी आपने समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करिए। अर्थात इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताना है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अर्थात शुक्र जनक नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित और लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इन नलिकाओं की एपिथीलियम जनन उपकला कहलाती है जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहली कोशिका स्पर्मेटोगोनिया या फॉलिकल सेल्स कहलाती हैं। ये अति विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। इनमें शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। दूसरी अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स होती हैं। ये छोटी गोल कोशिकाएं होती हैं जो छोटे छोटे समूहों के रूप में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में फैली हुई होती हैं और ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन करती हैं। और तीसरी कोशिकाएं सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। ये विकासशील स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की सेल्स फॉलिकल सेल्स, लेडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स के बारे में आपको लिखना है। इसका डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण नामांकन को भी आपको करना है। इस डायग्राम को बनाकर प्रैक्टिस भी करनी है। अगला है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ मेल में टेस्टिस से स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया मेल में प्रजनन काल यानी ब्रीडिंग सीजन से थोड़ा पहले ही प्रारंभ हो जाती है। शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की
जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा होता है और इसके अंतर्गत कई सारी प्रावस्थाएं आती हैं। जैसे पहली प्रावस्था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को भी हम कई प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी प्रावस्था ग्रोथ फेज और तीसरी मैचुरेशन फेज कहलाती है। इसके अलावा फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में भी इसे पुनः बांटा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण स्टेज आती है स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में कायंत्रण अर्थात मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। इस तरह से पूरी शुक्रजनन की क्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। इसे आपने अपनी क्लास में भली भांति पढ़ लिया है। इसके डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि किस प्रकार से स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। मानव में शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसे भी अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का आता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताने हैं। कौन कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत कई सारे हार्मोन्स आते हैं। उनमें से पहला हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH के नाम से जानते हैं। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम पीत पिंडकर हार्मोन के नाम से जानते हैं। तीसरा FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा एंड्रोजन्स। ये हार्मोन्स होते हैं जो शुक्रजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखिए, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्मिएशन को डिफाइन करना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अभी आप इसके पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि अगुणित स्पर्मेटिड के परिपक्व शुक्राणु में रूपांतरण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अर्थात स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण या कायंतरण शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु का सिर यानी हेड सर्टोरी सेल से आबद्ध हो जाता है पोषण प्राप्त करने के लिए, और अंत में शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त कर दिए जाते हैं। और यही मुक्त करने की क्रिया को ही स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन कहा जाता है। अर्थात शुक्राणु कायंत्रण के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के जो शीर्ष होते हैं वह सर्टोली सेल्स में अंतःस्थापित यानी एम्बेडेड हो जाते हैं। शुक्राणु जनन नलिकाओं से शुक्राणुओं के विमोचित होने की क्रिया को ही स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्रीय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठन या प्रमुख संघटक क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो कौन कौन से घटक होते हैं शुक्रीय प्रद्रव्य में सेमिनल प्लाज्मा में। तो सीमेन का जो आधार होता है वो द्रव यानी लिक्विड बेस, इसी को हम शुक्रीय प्रद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यह वीर्य के कुल आयतन का 90% होता है, शेष 10% स्पर्म्स होते हैं। शुक्रीय प्रद्रव्य में सिट्रेट, स्कार्बिक एसिड, कैल्शियम, एसिड फास्फेटेज और फ्रक्टोज उपस्थित होते हैं। शुक्रीय प्रद्रव्य सिट्रेट की सांद्रता, टेस्टोस्टेरॉन की सांद्रता और सक्रियता पर निर्भर करती है। फ्रक्टोज शुक्रीय प्रद्रव्य का मुख्य घटक होता है। यह स्पर्मेटोजोआ का मुख्य फ्यूल अर्थात ऊर्जा का स्रोत होता है। जब स्पर्मेटोजोआ मादा जनन पथ में होते हैं, शुक्रीय प्रद्रव्य में
प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे स्थानीय हार्मोन कह सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स जैसे फाइब्रोजन की उपस्थिति होती है। इस प्रकार से सेमिनल प्लाज्मा में प्रमुख रूप से कौन कौन से घटक होते हैं इनके बारे में भी आपने जानकारी हासिल की। क्वेश्चन नंबर 9 था, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। स्पर्म की संरचना कैसी होती है, इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना है। डायग्राम में स्पर्म को विशेष रूप से दर्शाया गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? ऊपर की तरफ एक्रोसोम होता है जो नुकीला भाग होता है, और उसके नीचे की तरफ टेल होता है। टेल और हेड के बीच में नेक वाला पोर्शन होता है। तो इसमें हम इसको बांट सकते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में। इसके स्पर्म की रचना को आप अपनी डायग्राम में कॉपी में इसको अवश्य बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके जो प्रमुख नामांकन दर्शाए गए हैं इन्हें भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के प्रमुख कार्यों के बारे में समझाना है। तो प्रमुख ग्रंथियां आपने पढ़ रखा है। वासा एफरेंसिया शुक्राणु को अधिवृषण तक पहुंचाने का काम करती हैं। एपिडाइडमिस अर्थात अधिवृषण यह स्पर्मेटोजोआ का परिपक्वन तथा उन्हें मोटाइल बनाता है। ये शुक्राणुओं को शुक्र नलिका में पहुंचाने का कार्य भी करता है। शुक्र नलिका यानी वास डिफरेंस ये शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सफ़ेद हल्के अम्लीय तरल का स्रावण करती है जो सीमेन का लगभग 25% अंश निर्मित करता है। यह हल्का अम्लीय द्रव ही शुक्राणुओं को मोटाइल बनाने का काम करता है। सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय, इसके स्रावण में सिट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसाइटोल तथा हाइलुरोनिडेज निषेचन में सहायक एक हार्मोन है, ये सभी उपस्थित होते हैं। इसके सिक्रीशन में प्रोस्टाग्लैंडिस भी उपस्थित होता है। इसके स्रावण से सीमेन का 70% भाग निर्मित होता है। इसके अलावा काउपर्स ग्लैंड होती हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं जो सीमेन के स्खलन को आसान बनाने के लिए मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। इस प्रकार से पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के प्रमुख कार्यों के बारे में आपने देखा है। इनका जो पथ होता है वृषण से बाहर तक का पथ, वो वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेशन डक्ट और यूरेथ्रा। इस प्रकार से प्रमुख रूप से जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में भी आप इसको देख करके समझ करके लिख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और काउपर्स ग्लैंड के बारे में समझाया है। इसके अलावा पेरिनियल ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। ये ग्रंथियां विशिष्ट गंधयुक्त रसायन का सिक्रीशन करती हैं और ये मलाशय के पास उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडजनन यानी oogenesis क्या है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो oogenesis के बारे में भी आपने क्लासरूम में पढ़ लिया है, इसकी व्याख्या भी आसानी से कर सकते हैं। oogenesis होती क्या है? मादा मानव यानी फीमेल में अंडाशय की जनन एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं या ओवरियन फॉलिकल से ओवम बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। oogenesis की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है और मादा मानव के अंड जनन की पूर्ण प्रक्रिया नर मानव के शुक्राणु जनन की भांति ही 3 प्रवस्थाओं में पूरी होती है। और ये तीनों प्रवस्थाएं पहली कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, दूसरी ग्रोथ फेज और तीसरी मैचुरेशन फेज। इस तरह से ये प्रक्रिया भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होती है। इसे भी आप समझकर
इसके आंसर को अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। इसकी अंजन की प्रक्रिया को भी समझाया गया है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है, फिर मैचुरेशन और फिर निषेचन के लिए ओम तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसफर सेक्शन का नामांकित चित्र बनाइए। ये नामांकित चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मैमल्स के ओरी की अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से होती है, इसके प्रमुख नामांकन को भी आपको डायग्राम के साथ लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राफी पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाइए। इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारे डायग्राम हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने अभी टीएस ऑफ ओवरी स्तनधारी के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट को देखा है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने देखे हैं, एक स्पर्म की संरचना कैसी होती है इसके बारे में देखा है। उसी प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल का भी नामांकित चित्र आप देख रहे हैं, इसे भी बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित के कार्य बताइए। कार्य में पहला कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड, दूसरा एंडोमेट्रियम जिसे गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, अग्रपिंडक जिसे एक्रोसोम कहते हैं, स्पर्म टेल यानी शुक्राणु पुच्छ और फिम्बरी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड क्या है? मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन का स्राव तथा कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। दूसरा है एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण का अंतःरोपण तथा भ्रूण का पोषण करने का काम करता है। अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन नामक एंजाइम अंडाणु की सतह पर उपस्थित कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं का विघटन करने का काम करता है। शुक्राणु पुच्छ ये शुक्राणु को मादा के जनन पथ में उपस्थित द्रव में तैरने में सहायता करती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक आसानी से तैरते हुए पहुंच जाता है। फिम्बरी या झालर जिसे बोलते हैं, फिम्बरी के पश्मों की गति के कारण देह गुहा में मुक्त अंडा फैलोपियन नलिका के कीपाकार भाग में प्रवेश करता है। इस तरह से प्रत्येक के कार्य आपने देखा कि कार्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल और फिम्बरी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसके बाद आता है, जिसमें सही या गलत कथनों को पहचानना है, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला है एंड्रोजन्स यानी पुंजनों का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके बारे में आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि यह कथन वास्तव में सही कथन नहीं है, ये कथन गलत कहा गया है। दूसरा है शुक्राणु की सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। इसको अभी आपने देखा है कि शुक्राणु की सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है, यह कथन सत्य है। लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा है कि लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में नहीं पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं, यह कथन सही है या गलत है। तो वास्तव में लीडिंग कोशिकाएं जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं, इसको अभी आपने पढ़ा है, यह कथन भी सही है। जनन पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है, यानी पूछा जा रहा है कि अंड जनन पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है, तो ऐसा नहीं है। अंड जनन की क्रिया कार्पस ल्यूटियम में संपन्न नहीं होती है, इसलिए यह कथन गलत है। अगला है अंड जनन पीत पिंड यानी अगला है प्रेगनेंसी के दौरान आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, यह कथन सही है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है,
यह कथन सही है। हाइमन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, कौमार यानी वर्जिनिटी, यह यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, ये कथन भी सही है। वास्तव में विश्वसनीय संकेत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, इसके बारे में भी आपको क्लास में विधिवत बताया जा चुका है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि कौन कौन से हार्मोन ये क्लास में आपको बताया जा चुका है। इसको आप अपने स्तर से नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से हार्मोन, प्रमुख रूप से 2 हार्मोन द्वारा इसका नियमन होता है, जिसे हम LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रमुख रूप से इसका नियमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्टुरिशन यानी प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? इसको भी आपने पढ़ रखा है कि गर्भावस्था के पूर्ण होने पर बच्चे का माता के शरीर से बाहर आना प्रसव या पार्टुरिशन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन वह मुख्य हार्मोन है जो लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है तथा प्रसव में सहायता पहुंचाता है। तो प्रमुख हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कहा गया है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए यह क्यों सही नहीं है? इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि ये पूर्णतः कथन असत्य है, क्योंकि लिंग का निर्धारण शुक्राणु की प्रकृति के अनुसार होता है, न कि अंडाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। मेल में 2 प्रकार के शुक्राणु X तथा Y उत्पन्न होते हैं, परंतु फीमेल केवल X प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है। यदि मेल का X शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु का जन्म होगा, और यदि मेल का Y शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु का जन्म होगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़कियों को जन्म देने में महिलाओं को दोष देना पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि लड़के या लड़की का होना, पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है लड़कियों को जन्म देने का दोष महिला को देना सर्वथा अनुचित है। इस क्लास में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो चांसेस होते हैं सन या डॉटर होने के, वह 50-50% होते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, 1 माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे विमोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे विमोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? तो मानव अंडाशय से 1 माह में केवल एक ही अंडा रिलीज होता है, विमोचित होता है। पर समरूप जुड़वा बच्चों यानी आइडेंटिकल ट्विंस के केस में मादा केवल 1 अंडा विमोचित करेगी। जाइगोट के प्रथम विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी 2 कोशिकाएं पृथक स्वतंत्र जाइगोट की भांति व्यवहार करने लगती हैं तथा 2 समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं, परंतु द्विअंडज यमज यानी फ्रैटर्नल ट्विंस में 2 अंडे उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इसमें आपने समझा कि किस प्रकार से 1 माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं, इनके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है के अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? तो कुतिया के अंडाशय से 6 अंडे मोचित हुए थे, तभी 6 बच्चों का जन्म होता है। इस प्रकार से क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन
चैप्टर के अंतर्गत जितने भी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न थे उनको हमने उत्तर सहित प्रेषित किया है। इन प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं, अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारे डायग्राम जो आपको बताए गए हैं इनको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पर्म की संरचना, टीएस ऑफ ओवरी और ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत आते हैं। ये डायग्राम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी पर आधारित जो चैप्टर है मानव जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर के अंतर्गत जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।